गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बैंकिंग सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि कमर्शियल बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, आज सेंट्रल बैंक है और उसके फंक्शंस हैं। सेंट्रल बैंक जिसको हम केंद्रीय बैंक कहते हैं, वो देश की मौद्रिक और बैंकिंग प्रणाली के शिखर पर होता है, मीन्स टॉप पोजीशन पर होता है बैंकिंग और मॉनेटरी सिस्टम पर। ठीक है, भारत में जो केंद्रीय बैंक है दैट इज आरबीआई। ओके, तो पढ़ते हैं। सेंट्रल बैंक जो होता है वो इंडिपेंडेंट नेशनल अथॉरिटी दैट कंडक्ट मॉनेटरी पॉलिसी, रेगुलेट्स बैंक्स एंड प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सर्विस इंक्लूडिंग इकोनॉमिक रिसर्च. Its goals are to stabilize the nation's currency, keep unemployment low and prevent inflation. तो ये सारे फंक्शन जो हमने अभी देखा कि ये सारा की सारा सेंट्रल बैंक का था। सेंट्रल बैंक एपेक्स बैंक होता है, यानी सारी बैंकों में सबसे बड़ा बैंक होता है, नेशन का बैंक होता है, मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक, और इकोनॉमी रिसर्च वगैरह इकोनॉमी की जो सर्विसेज होती है उसमें ये इंक्लूड होता है। इसका जो गोल होता है नेशन में किसी भी राष्ट्र में करेंसी स्टेबलाइज करना, बेरोजगारी को दूर करना, मुद्रास्फीति अपस्फीति पर कंट्रोल रखना। ठीक है, इंडिया में जो नेशनल बैंक है, जो सेंट्रल बैंक है दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 इन कोलकाता, 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई। मिस्टर शक्तिकांता दास हमारे अब गवर्नर हैं आरबीआई के। हमारे जो नोट्स वगैरह जो छपते हैं, प्रिंट होते हैं, उन पर आरबीआई के जो गवर्नर होता है उसके सिग्नेचर होते हैं। सेंट्रल बैंक 1 रुपये के नोट और बाकी भी जो कॉइन्स में जो हमारे पास मनी होती है उसे छोड़कर जितने भी पैसे इश्यू किए जाते हैं दैट इज इश्यूड बाय आरबीआई। और 1 रुपये का कॉइन, 1 रुपये का नोट और बाकी जो कॉइन्स हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट इश्यू करती है। बाकी सारे जो नोट्स हैं वो आरबीआई के द्वारा इश्यू किए जाते हैं और उन नोट्स पर गवर्नर ऑफ आरबीआई के सिग्नेचर होते हैं। गेटिंग। अब पढ़ते हैं हम फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। जो हमारी केंद्रीय बैंक है उसके क्या काम है। ठीक है, तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट काम है उसका बैंक ऑफ इश्यूइंग नोट जारी करना। जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सब कंट्रीज़ में अपना एक सेंट्रल बैंक होता है जो कि करेंसी इश्यू करता है, और करेंसी इश्यू करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। ठीक है, केंद्रीय बैंक जो होता है वो आवश्यकता अनुसार एक सुरक्षित निधि कोष अपने पास रखकर तब नोट जारी करता है। जैसे कि इंडिया में तो फर्स्ट फंक्शन है आरबीआई का नोट जारी करना, तो उसी लिए बताया था कि एक न्यूनतम सुरक्षित कोष अपने पास रखकर सेंट्रल बैंक नोट इश्यू करता है। सिक्योरिटी के लिए इसमें 200 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी देनी होती है। ठीक है, 200 करोड़ की सिक्योरिटी होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जिसमें 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ की फॉरेन करेंसी जमा करानी होती है। ठीक है, सेकंड आता है बैंकर टू द गवर्नमेंट, सरकार का बैंक। सेंट्रल बैंक सरकार का बैंक होता है। इसको सरकार का बैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट अकाउंट होते हैं वो सेंट्रल बैंक में ही होते हैं। थर्ड पॉइंट इज बैंकर ऑफ बैंक, बैंकों का बैंक। बैंकों का बैंक मीन्स सारी जितनी भी हमारे पास और कमर्शियल बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक के अलावा जितनी भी हमारे पास कमर्शियल बैंक्स हैं, बैंकिंग जितनी भी इकाई हैं, उन सब के अकाउंट आरबीआई में ही होते हैं। आरबीआई जो होता है वही बैंक रेट डिसाइड करता है। ठीक है, अल्टीमेट लेंडर, अंतिम ऋणदाता,
जब बैंक्स को और गवर्नमेंट्स को कहीं से भी लोन नहीं मिलता है तब सेंट्रल बैंक्स लोन प्रोवाइड कराता है, इसलिए इसको अंतिम ऋणदाता के रूप में कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन, समाशोधन गृह कार्य। समाशोधन गृह काम भी करता है ये, जैसे कि बैंक क्या करता है, ट्रांजैक्शंस होती हैं, आप देखते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है, बहुत बंदे चेक के थ्रू दूसरी अकाउंट्स में पैसे डालते हैं, तो सारे बैंकों के अकाउंट्स आरबीआई के पास होते हैं। ठीक है, तो जब एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांजैक्शन होती है तो आरबीआई अपने आप ही ये ट्रांजैक्शन कर देता है, क्योंकि सारी बैंक्स के अकाउंट्स उसके पास होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ क्रेडिट मनी, साख मुद्रा का नियंत्रण। देखिए, केंद्रीय बैंक जो होता है वो कमर्शियल बैंक्स की जितनी भी क्रेडिट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करता है। अगर सेंट्रल बैंक चाहे तो वो साख मुद्रा को बढ़ा सकता है और चाहे तो साख मुद्रा को कम कर सकता है। ये सारा कुछ सेंट्रल बैंक्स के हाथ में होता है, कमर्शियल बैंक्स को इसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होते हैं। नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्ट द डाटा, आंकड़े इकट्ठे करता है। केंद्रीय बैंक जो होता है समय समय पर दूसरे देशों से रिलेटेड जो आंकड़े होते हैं और जो अन्य सूचनाएं होती हैं जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं देश के लिए, वो इकट्ठा करता है। फिर उसके बेस पे दूसरे देशों से कंपेयर करते हैं और फिर अपनी देश की फाइनेंशियल पोजीशन दूसरे देशों से कंपेयर की जाती है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग। एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग इज कृषि वित्त। सेंट्रल बैंक होता है, यह क्रेडिट कंट्रोल प्रोसीजर में बहुत ज़्यादा मेन रोल रखता है और एग्रीकल्चर के लिए फाइनेंस वगैरह के लिए इसने अपनी अलग पॉलिसी बनाई है, जैसे कि नाबार्ड है। नाबार्ड जो बैंक होती है उसका मोस्टली वर्क एग्रीकल्चर के लिए लोन प्रोवाइड करना, स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के लिए हेल्प करना। तो इस तरह से सेंट्रल बैंक ने एग्रीकल्चर के लिए भी अपना प्रॉपर एक मैनेज किया है। एंड द लास्ट इज चेंज ओल्ड एंड टॉर्न नोट्स, फटे पुराने नोटों को वापस करना। जितने भी नोट फटे पुराने होते हैं सेंट्रल बैंक उन नोटों को ले लेता है और उनकी जगह नए नोट इश्यू करता है। ओके, अब हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। देखिए, आपने दोनों के मीनिंग्स किए हैं, दोनों की डेफिनेशंस किए हैं, फंक्शंस किए हैं, तो अब ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि इन दोनों बैंक्स में क्या डिफरेंस है। देखिए, सबसे पहले है डेफिनेशन। सेंट्रल बैंक जो होता है वो देश का सबसे बड़ा बैंक होता है, सबसे बड़ा बैंक होता है, एपेक्स बैंक होता है, सारे बैंकों की प्रणाली को कंट्रोल करता है। जबकि कमर्शियल बैंक ज़्यादा बड़े बैंक नहीं होते हैं, ये सेंट्रल बैंक्स को इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, जैसे कि SBI, UCO, PNB, बहुत सारे हमारे पास कमर्शियल बैंक हैं, HDFC वगैरह। एग्जाम्पल में देखिए, RBI है सेंट्रल बैंक, एक ही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंग्लैंड की जो रिजर्व बैंक है दैट इज बैंक ऑफ इंग्लैंड। ओके, थर्ड फंक्शन है इश्यू ऑफ नोट। सेंट्रल बैंक जो होता है वो नोट जारी करता है और कमर्शियल बैंक को नोट जारी करने का कोई अधिकार नहीं होता। सेंट्रल बैंक मिनिमम रिजर्व्स रख के नोट इश्यू करता है, लेकिन कमर्शियल बैंक नोट इश्यू नहीं कर सकते। फोर्थ इज डायरेक्ट एक्सचेंज। सेंट्रल बैंक्स में जो लोग होते हैं उनका डायरेक्ट कोई मतलब नहीं होता, नो डायरेक्ट एक्सचेंज विद पीपल, लोगों से वो डायरेक्ट लेन देन नहीं करता है, जबकि कमर्शियल बैंक्स लोगों से डायरेक्ट एक्सचेंज करता है। ऑनरशिप, सेंट्रल बैंक्स होता है वो गवर्नमेंट बैंक होता है और कमर्शियल बैंक गवर्नमेंट बैंक भी हो सकते हैं और प्राइवेट बैंक भी हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उद्देश्य। सेंट्रल बैंक्स का जो मेन वर्क है दैट इज हेल्प टू गवर्नमेंट एंड सोशल वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर, सामाजिक कल्याण। जबकि कमर्शियल बैंक्स का मोस्टली मोटिव होता है, कमर्शियल बैंक्स में जितनी भी प्राइवेट बैंक हैं उनका तो मोस्टली मोटिव यही होता है कि प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन कमर्शियल बैंक में, गवर्नमेंट बैंकों में थोड़ी सी सर्विसेज प्रोवाइड करना भी होता है, अदरवाइज प्रॉफिट अर्न करना। 7th पॉइंट है क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल, साख नियंत्रण। सेंट्रल बैंक्स होता है वो क्रेडिट कंट्रोल का काम करता है और जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो क्रेडिट कंट्रोल का काम तो करते हैं, लेकिन सेंट्रल बैंक के रिप्रेजेंटेटिव बन के काम करते हैं।
रिप्रेजेंटेटिव वही आ गया वापस से। इट रिप्रेजेंट द कंट्री इन इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा सम्मेलन होता है वहाँ पर आरबीआई अपने देश को संबोधित करता है, देश के प्रतिनिधित्व करता है, जबकि कमर्शियल बैंक्स ऐसा नहीं करते हैं। ओके, तो हमारा सेंट्रल बैंक्स का मीनिंग, उसके फंक्शंस और सेंट्रल बैंक्स और कमर्शियल बैंक में डिफरेंस कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है कि हाउ डज सेंट्रल बैंक्स कंट्रोल ओवर क्रेडिट। जो साख है उस पर सेंट्रल बैंक्स, जो केंद्रीय बैंक है, वो किस तरह से कंट्रोल करता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, साख नियंत्रण करने के दो मेथड्स होते हैं, क्वालिटेटिव मेथड्स और क्वांटिटेटिव मेथड्स। सेंट्रल बैंक जो साख का नियंत्रण करता है, साख का नियंत्रण का मतलब होता है कि मार्केट में पैसा अवेलेबल कराना और मार्केट से पैसा हटाना, ये सेंट्रल बैंक के हाथ में होता है। ठीक है, तो दो मेथड्स हैं, क्वालिटेटिव मेथड्स हैं जिसको हम कहते हैं मात्रात्मक उपाय, और क्वांटिटेटिव मेथड्स है जिसको कहते हैं साख, जिसको कहते हैं क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव होता है मात्रात्मक और क्वालिटेटिव होता है गुणात्मक। तो पहले हम पढ़ते हैं, पहले देख लेते हैं कि क्रेडिट क्रिएशन क्या है। ठीक है, बैंक रेट, द रेट, क्रेडिट क्रिएशन से पहले हम देखते हैं कि एक बैंक रेट क्या होती है, या टॉपिक्स वाइज हम करेंगे तब इसको करते जाते हैं। चलो कोई नहीं, पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्रेडिट कंट्रोल करने के दो मेथड्स हैं, क्वालिटेटिव मेथड्स है और क्वांटिटेटिव मेथड है। तो पहले हम कर रहे हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स, साख नियंत्रण करने के मात्रात्मक उपाय। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है बैंक रेट। देखिए, बैंक रेट वो रेट होती है जिस पर कमर्शियल बैंक्स होती हैं या जिस पर ये आरबीआई बैंक है जो लोन के लिए रेट रखता है। बैंक रेट ब्याज दर होती है। ठीक है, तो अब इसको हम डिटेल में करते हैं। बैंक दर, जो बैंक रेट होती है, ये वो रेट होती है जिस पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, बैंक रेट वो बैंक रेट होती है, वो ब्याज की दर होती है जिस पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है। अगर सेंट्रल बैंक मार्केट से पैसों का हटाना चाहे, क्रेडिट हटाना चाहे, तो वो ये रेट बढ़ा सकता है। अगर कमर्शियल बैंक्स को ज़्यादा ब्याज दर पर सेंट्रल बैंक्स पैसे अवेलेबल कराता है, तो कमर्शियल बैंक्स भी प्रॉफिट अर्न करने के लिए ब्याज की रेट को बढ़ाएंगी। ब्याज की रेट बढ़ेगी तो लोग कम लोन लेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑफ रेट ज़्यादा है, इसलिए बैंक से लोन कम लिया जाएगा, और बैंक से लोन कम लेंगे तो लोगों के पास मोस्टली पैसा बैंक के पास होगा, लोगों के पास पैसा कम होगा। इस तरह से मार्केट से पैसे को हटाया जा सकता है। अगर सेंट्रल बैंक चाहती है कि मार्केट में पैसा ज़्यादा हो तो वो बैंक रेट को कम करेगी, कमर्शियल बैंक को कम रेट पर लोन मिलेगा, कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन देंगी, लोन की जो रेट होगी वो कम होगी, इस वजह से लोग ज़्यादा लोन लेना पसंद करेंगे अपने काम के लिए। तो इस तरह से मार्केट में पैसा आ जाएगा। सेकंड आता है ओपन मार्केट सिक्योरिटीज, खुले बाजार की क्रियाएं। सेंट्रल बैंक्स क्या होता है, बाजार में अपनी जो सिक्योरिटीज होती हैं उनको खरीदती है और बेचती है। अगर सेंट्रल बैंक अपनी सिक्योरिटीज़ को बेचती है तो अनाउंस होगा कि सिक्योरिटीज़ बिक रही हैं, तो लोग उन सिक्योरिटीज़ को खरीदेंगे, जिससे उनका पैसा सेंट्रल बैंक के पास आ जाएगा और मार्केट में पैसे की कमी हो जाएगी। और अगर सेंट्रल बैंक मार्केट में पैसा अवेलेबल कराना चाहती है तो वो सिक्योरिटीज़ को सेल करेगी या परचेज करेगी। सेंट्रल बैंक्स अगर साख का, क्रेडिट का एक्सटेंशन करना चाहती है, साख का विस्तार करना चाहती है, मींस मार्केट में पैसा अवेलेबल कराना चाहती है, तो वो सिक्योरिटीज़ को खरीदेगी, जिससे उसका पैसा मार्केट में पहुंचेगा। और अगर वो साख का संकुचन करना चाहती है तो सिक्योरिटीज़ को बेच देगी ताकि लोगों का पैसा उसके पास आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज कैश रिजर्व रेशो, CRR। देखिए, कैश रिजर्व रेशो को हिंदी में बोलते हैं नगद कोष अनुपात। नगद कोष अनुपात यह वह रेशो होता है जिस पर कमर्शियल बैंक्स के पास जो भी डिमांड डिपॉजिट, जो भी लोगों का पैसा डिपॉजिट आता है, जो भी
पैसे कमर्शियल बैंक्स के पास लोग जमा कराते हैं, उस पैसे का जितना हिस्सा सेंट्रल बैंक को दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड CRR। एग्जाम्पल के लिए एक कस्टमर है जो कि बैंक में 1000 रुपये जमा कराता है, ठीक है। अब उस 1000, और मान लो CRR 10% है, तो 1000 का 10% कितना हुआ, तो 1000 का 10% होता है 100, तो 100 रुपीज़ उसे RBI में जमा कराना होगा। अब उसके पास रहते 900, जिसमें से वो कुछ पैसा अपने पास रखेगा, बाकी लोन के लिए दे देता है। तो अगर सेंट्रल बैंक क्रेडिट को एक्सटेंशन करना चाहते हैं, साख का विस्तार करना चाहते हैं, तो वो CRR रेशो को कम करेंगे, ताकि कमर्शियल बैंक के पास जो भी जमाए हैं उसका बहुत कम पार्ट सेंट्रल बैंक को मिले, बाकी लोन के लिए जा सके। अगर RBI क्रेडिट को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, उसका संकुचन करना चाहता है, तो वो CRR को बढ़ा देगा, ताकि लोगों की जमा का एक बड़ा पार्ट सेंट्रल बैंक के पास जमा हो जाएगा। नेक्स्ट आता है SLR स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो, जिसको हम कहते हैं कानूनी तरलता अनुपात। तरलता कोष अनुपात कह सकते हो आप, वैधानिक तरलता कोष अनुपात भी कह सकते हो। देखिए, SLR वो रेशो होता है जो कि लोगों की जमा का जितना पैसा कमर्शियल बैंक्स अपने पास जमा के रूप में रखती हैं, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स लोगों की जमा का जितना पैसा अपने पास रखती हैं उसे हम कहते हैं SLR। जैसे कि एग्जांपल दिया था, 900 बचे थे, तो 900 में से मान लो SLR 10% है, तो अब 90 रुपीज़ जो है वो कमर्शियल बैंक अपने पास रखेगी, बाकी 900 था, 900 में से 90 चला गया, 810 बचते हैं। इतना अब लोन देने के लिए अवेलेबल है। तो अगर वही बात सेम आती है वापस कि अगर सेंट्रल बैंक साख का संकुचन करना चाहती हैं, तो वो SLR का क्या करेंगी, बढ़ा देंगी, और अगर विस्तार करना चाहती है SLR को कम कर देंगी। अब आते हैं इसके क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, साख नियंत्रण के गुणात्मक उपाय। सबसे पहले है मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। मार्जिनल रिक्वायरमेंट होता है ऋणों की सीमांत आवश्यकता, ठीक है, सीमांत आवश्यकता। तो सीमांत आवश्यकता जो होती है बैंक द्वारा किसी वस्तु पर दिए गए जमानत के लिए है। जैसे कि हम लोग जो लोन लेते हैं बैंक से, तो हम उसके लिए सिक्योरिटी जमा कराते हैं। अगर वो जो जमा कराई गई सिक्योरिटी है उसकी कीमत और जितना हम लोन ले रहे हैं उसकी कीमत में जो डिफरेंस होता है, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। अगर सेंट्रल बैंक क्रेडिट जो है साख का संकुचन करना चाहती है, तो वो मार्जिनल रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगी, और अगर साख का विस्तार करना चाहती है तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट को कम कर देगी। तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होता है कि लोन, जितनी अमाउंट का लोन लिया जाना है वो, और उस लोन को लेने के लिए जो सिक्योरिटी दी है उनकी वैल्यू का डिफरेंस। नेक्स्ट है राशनिंग ऑफ क्रेडिट, ठीक है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, साख पर उपभोक्ता साख पर नियंत्रण। देखिए, इस साख का जो प्रयोग है वो ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स पर, ठीक है, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स पर जो क्रेडिट दिया जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए ये किया जाता है। कई देश होते हैं जिनमें जो ड्यूरेबल गुड्स है, ठीक है, जो हमारी टिकाऊ वस्तु होती है, वो किराया खरीद प्रणाली है हमारे, उसके आधार पर बेची जाती है। उसका जो पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट में किया जाता है। अगर साख पर कंट्रोल करना चाहती है RBI, तो वो किस्तों को कम कर सकती है, उसकी संख्या को कम कर सकती है, और विस्तार करना चाहती है तो इस संख्या को बढ़ा सकती है। नेक्स्ट आता है मॉरल ससेंस, नैतिक प्रभाव। सेंट्रल बैंक्स जो और बैंक्स हैं उन पर मॉरल इफ़ेक्ट डालती है, ठीक है, उन्हें प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए एग्री करते हैं। जैसे कि, और दूसरा कि सेंट्रल बैंक जो चीज़ लगता है कि हार्मफुल है, ये चीज़ ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, ये हार्मफुल हो सकती है, तो उनके लिए जो लोन वगैरह जो देते हैं उसको
बहुत कम कर देती है, जैसे कि सट्टे वगैरह के लिए हो गया है। अब आता है क्रेडिट क्रिएशन, साख नियंत्रण। ठीक है, साख नियंत्रण किसके द्वारा? जो हमारी बैंक्स हैं। क्रेडिट क्रिएशन का होता है साख का निर्माण करना। साख का निर्माण आजकल कमर्शियल बैंकों का मुख्य कार्य माना जाता है। ठीक है, देखिए साख निर्माण की अगर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो क्या है? साख निर्माण से अभिप्राय व्यापारिक बैंकों की उस शक्ति से है। साख निर्माण का अभिप्राय व्यापारिक बैंकों की उस शक्ति से है जिसके द्वारा वे ऋण लेकर प्रतिभूतियों में निवेश करके गौण जमा का विस्तार कर सकते हैं। ये डेफिनेशन मैंने आपको हिंदी में दी थी, दिस इज वाई न्यूलिन, और इंग्लिश में मैंने आपको यहाँ पे रिटर्न लिख दी है। ओके, तो डेफिनेशन आपको एज इट इज देनी होती है। अब देख लेते हैं कंसेप्ट ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। पहला है कैश और प्राइमरी डिपॉजिट, नगद जमा या प्राथमिक जमा। नगद जमा या प्राथमिक जमा। प्राथमिक जमा क्या होती है? लोगों के पैसों का, लोगों का जो धन होता है उसकी जो राशि मुद्रा के रूप में बैंक में जमा कराई जाती है। लोग अपने पैसों का कैश के रूप में जो पैसा बैंकों में जमा कराते हैं, दैट इज कॉल्ड कैश या प्राइमरी डिपॉजिट। सेकंड होता है डेरिवेटिव और सेकेंडरी डिपॉजिट, साख जमा या गौण जमा। जब कोई व्यक्ति बैंक से उधार लेने आता है, ठीक है, जब कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है तो बैंक उसे डायरेक्ट कैश ना देके उसका पहले अकाउंट खोलती है, फिर उसको एक चेक इश्यू करती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डिपॉजिट। तीसरा होता है कैश रिजर्वेशन, जो मैंने आपको बताया था कि लोगों की जमा का जो कुछ पैसा कमर्शियल बैंक्स, सेंट्रल बैंक्स को जमा कराती हैं, दैट इज CRR। नेक्स्ट है एक्सेस रिजर्व, फालतू कोष। बैंकों के पास अपनी कुल जमा में से जो राशि नगद कोष देने के बाद बचती है, बैंकों के पास जो टोटल डिपॉजिट होता है उसमें से वो जो राशि नगद कोष देने के बाद जो बचती है, जिसे वो उधार दे सकते हैं, उसे कहते हैं एक्सेस रिजर्व, फालतू कोष। अब इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है और ये चैप्टर भी।